धन्यवाद संचालक जी। आज राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज के 152वां जयंती समारोह ग्राम सभा सहानोपुर पश्चिम खलियान आजमगढ़ में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथि एवं वक्ता साथी और सामने बैठे और खड़े साथी, सबसे पहले आप सभी को छत्रपति साहू जी महाराज के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज जो चर्चा के लिए विषय रखा गया है, इसमें एक विषय है वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी जाति के लोगों का चेहरा दिखाकर वोट लेकर सरकार बनाना, उसके बाद ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करना एक धोखेबाजी। दूसरा विषय है ईवीएम हटाए बगैर किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस पर एक गंभीर चर्चा। ऐसे दो विषय आज के मौके पर चर्चा के लिए रखे गए। आधुनिक भारत में अगर तमाम राजाओं के बारे में देखा जाए, पढ़ा जाए और समझा जाए, तो उनमें अगर हम इस बात को देखते हैं कि बहुजन समाज के लोगों की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जो गुलामी थी, उस गुलामी से आजाद करने के लिए और बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार देने के लिए अगर सबसे ज्यादा काम किसी राजा ने किया तो वो नाम छत्रपति साहू जी महाराज का। और केवल काम नहीं किया, छत्रपति साहू जी महाराज की जो सोच थी, वो भले ही राजा थे, लेकिन वो समझ रहे थे कि इस देश में आने वाले 100 साल में, 200 साल में इस देश में क्या होने जा रहा है और उसके लिए कौन सी लड़ाई आज की तारीख में हमको लड़नी होगी, वो इस बात को समझ रहे हैं। वो ये भी समझ रहे थे कि ये राजतंत्र ज्यादा लंबे समय तक नहीं चले और देश में लोकतंत्र आए, और इसलिए वो लोकतंत्र की तैयारी भी उस समय से शुरू कर दिए। तो छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में जो उनका योगदान है और जितना उन्होंने किया, उतना लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि अखबारों में, टीवी में और सिलेबस में भी उनके बारे में कोई प्रमुखता से पढ़ाया नहीं जाता। और इसलिए जब छत्रपति साहू महाराज की जयंती हम लोग मनाते हैं तो तमाम पढ़े लिखे लोगों को हम लोग वक्ता के तौर पर आमंत्रित करते हैं। तो तमाम पढ़े लिखे लोग भी बहुत ज्यादा छत्रपति साहू महाराज के बारे में नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाया ही नहीं गया, सिलेबस में नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए उनको भी जानकारी नहीं। और उनको भी जानकारी नहीं है तो वो पूरी बात उनके पास भी नहीं। तो छत्रपति साहू महाराज को इस देश के अंदर प्रचारित प्रसारित करने का, उनके कार्यों के बारे में लोगों को बताने का काम इस देश में जो बहुजन मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, वो लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और उसमें जो वामसेप की भूमिका है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बात हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे महापुरुषों का जो इतिहास है, उस इतिहास को दबाया जाता है, उस इतिहास जाता है, और जो ब्राह्मणवादी ताकतें उनको हमारे सिर पर बिठाया जाता है और हमारे सिर पर उनको बिठाकर ऐसा हमको बताया जाता है कि यही देश के लिए बहुत काम किए, यही दुनिया के लिए बहुत काम किए, और जो वास्तविक जो हमारे समाज के लिए काम किए, ऐसे महापुरुषों के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता कि इस देश में पैसे के कई घोटाले हुए,
बड़े बड़े आर्थिक घोटाले हुए, लेकिन इस देश में सबसे बड़ा जो घोटाला है वो आर्थिक घोटाला नहीं, वो पैसे का घोटाला नहीं। फिर इस देश में सबसे बड़ा घोटाला क्या है? तो इस देश का जो सबसे बड़ा घोटाला है वो इतिहास का घोटाला, वो पैसे का घोटाला नहीं, वो इतिहास का घोटाला। हमारे महापुरुषों के इतिहास को दबा दिया गया, हमारे महापुरुषों के इतिहास को छुपा दिया गया और तमाम कपोल कल्पित लोगों को हमारे सर पर थोप दिया गया और हमसे उनका गुणगान करवाया गया। और जिनकी वजह से आज हम बोलने लायक हुए, सुनने लायक हुए, पढ़ने लिखने लायक हुए, अच्छी जिंदगी जीने लायक हुए, उनके बारे में हमें पता था। इसलिए हम लोग अपने महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं। जयंती मनाना कोई हमारा मकसद नहीं, लेकिन मकसद ये है कि इस देश में हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास को जो दबाया गया है, जो छुपाया गया है, उस इतिहास के बारे में अपने समाज के लोगों को जागृत करना, ये हमारा मकसद है। और इस मकसद के लिए हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और छत्रपति साहू महाराज के बहुत अच्छे संबंध थे। और बाबा साहब अंबेडकर, छत्रपति साहू महाराज का इस आंदोलन के लिए, इस समाज के लिए क्या योगदान था, इसको बाबा साहब अंबेडकर समझते थे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मेरी जयंती भले मत मनाओ, मेरी जयंती नहीं मनाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन छत्रपति साहू महाराज की जयंती उत्सव की तरीके से मनाना, ये बात बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बात को समझते थे कि छत्रपति साहू महाराज का क्या रोल, क्या योगदान रहा, जिसकी वजह से आज बहुजन समाज की स्थिति कुछ बेहतर हुई। असल में ये जो लड़ाई है, ये पूरी लड़ाई है, लंबी लड़ाई। अभी देश को आजाद हुई 78 साल हो गए, और जब इस आजादी को 75 साल हुए थे तो पूरे देश में आजादी का अमृत उत्सव मनाया गया। और जब आजादी का अमृत उत्सव मनाया गया था तो उस उत्सव में हमारे लोगों को भी, SC ST OBC के लोगों को ताली बजाने के लिए बुलाया गया। तो हमने अपने लोगों को पूछा, कहाँ गए थे? कहा आजादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा था, वहां गए थे। तो हमने कहा इसका क्या मतलब होता है? तो कहा इसका मतलब तो नहीं पता है, लेकिन बुलाया गया था इसलिए चले गए थे। तो हमने कहा इसका मतलब ये है कि देश की आजादी को, मतलब अंग्रेजों से जो आजादी मिली, उसको 75 साल पूरे हो गए। और 75 साल अंग्रेजों की आजादी से कुछ अमृत निकला होगा, कुछ अमृत निकला होगा जिसके लिए उत्सव मनाया जा रहा है। तो आप भी गए थे, SC के लोग गए, ST के लोग गए, OBC के लोग गए, हमारे लोग गए। तो हमने कहा तो कुछ अमृत आपको भी मिला उसमें से, जो अमृत निकला अंग्रेजों के जाने के 78 साल में, उसमें कुछ अमृत आपको भी मिला? तो कहा इसके बारे में तो नहीं पता। तो हमने कहा नौकरियों पर तो 80% के लगभग ब्राह्मणों का कब्जा है, और ऊंची जातियों का, ये तो भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट है। न्यायपालिका में उनका कब्जा है, विधायिका में उनका कब्जा है, मीडिया में उनका कब्जा है, यूनिवर्सिटियों पर उनका कब्जा है, हर जगह तो उनका कब्जा है। तो अमृत हमें मिला कि उनको मिला? कहा ऐसा कोई समझाने वाला मिला नहीं था, इसलिए हम इसके पहले ये बात सोचे ही नहीं थे कि ऐसी भी कोई बात है, तो हम पहले सोचे ही नहीं थे। तो हमने कहा कि पहले पता कर लेते कि उस अमृत में से कुछ अमृत हमको मिला है, हमारे समाज को मिला है कि नहीं मिला है। अगर कुछ अमृत मिला होता तो जरूर ताली बजाने के लिए जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर क्यों ताली बजा?
और वो ताली बजवा क्यों रहे? वैसे ताली बजाने वाले लोगों की एक जमात है। हम लोग जब ट्रेन में यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करते हैं, तो ताली बजाकर मांगने वाले मिलते हैं हमको। तो वो जो ताली बजाने वाले लोग हैं, उनका काम ही है ताली बजाना और मांगना। किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाता, उनको पता चल जाता तो ताली बजाते पहुंच जाते। अगर किसी के शादी हो गई तो भी पहुंच जाते। तो अगर ये लोग चाहते तो उनको भी बुलाकर ताली बजवा सकते थे, लेकिन इनको लगा कि उनके ताली बजाने से मजा कहाँ आएगा। जिनका सत्यानाश 75 साल में किया है, अगर उनको बुलाकर ताली बजवाए और 75 साल का जश्न मनाए तो जाकर कुछ मजा आएगा। तो हमारा ही सत्यानाश और हम ही से ही ताली बजवाए। तो थोड़ा सोचने और समझने की जरूरत है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए और हमें कुछ नहीं मिल रहा है, और हमें विषय बनाना पड़ रहा है कि जानवरों की गिनती हो रही है मगर हमारी गिनती नहीं हो रही। ये विषय हमको बनाना पड़ रहा है। तो हम कहां खड़े? और क्या आज भी इसके लिए अंग्रेज जिम्मेदार या इसके लिए मुगल जिम्मेदार? जब आपको बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको 2-4 गोली दवा देता है और कहता है 4 दिन खा लो, 2 दिन खा लो, आराम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आके बताना। आपको आराम नहीं होता, आप दोबारा डॉक्टर के पास जाते हो, और जब दोबारा आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या कहता है? जांच करवाना। ऐसे दवा आप नहीं दे सकते, जांच करवाना पड़ेगा। क्यों जांच करवाना चाहता है? वो पता करना चाहता है कि आपको जो बुखार है वो डेंगू वाला बुखार है कि टाइफाइड वाला बुखार है कि मलेरिया वाला बुखार है, कौन सा बुखार है। कहीं टाइफाइड वाला हो और डेंगू की दवा चला दे, डेंगू वाला हो मलेरिया की दवा चला दे, तो आप ठीक नहीं हो सकते, आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। क्या कभी हम लोगों ने सोचा कि इस देश में SC ST OBC के हालात लगातार खराब क्यों हो रहे हैं? क्या हमने सोचा जैसे बिना जांच कराए डॉक्टर दवा देगा तो गलत दवा करेगा, और गलत दवा खाओगे बीमारी ठीक नहीं होगी, बीमारी और बढ़ जाएगी। ऐसे जो हमारा बहुजन समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये गलत दवा, इसको कभी बता दिया जा रहा अंग्रेज समस्या का कारण है, इसको कभी बता दिया जा रहा है मुगल और मुसलमान समस्या का कारण है, और ये उनको ही समझकर लड़ रहा है। अभी तो मामला और आगे खतरनाक पहुंच गया। किसी को बता दिया जा रहा है कि यादव समस्या का कारण है, किसी को बता दिया जा रहा कुर्मी समस्या का कारण है, किसी को बता दिया जा रहा मौर्य समस्या का कारण है, शेड्यूल कास्ट वाले को बता दिया जा रहा OBC की वजह से समस्या है, OBC वाले को बता दिया जा रहा शेड्यूल कास्ट की वजह से समस्या है। इस प्रकार की चीजें हो, मतलब आपकी समस्या क्या है इसकी जांच ही आप नहीं कर रहे हो, और जो जैसे बता दे रहा है आप वैसे इलाज कर रहे हो। इसकी वजह से आपकी समस्याएं लगातार बढ़। पहले शेड्यूल कास्ट के लोगों को घोड़ी की चढ़ने की वजह से पीटा जाता था, घड़ा मटका छूने की वजह से हत्या होती थी, मूछ रखने की वजह से पीटा जाता था। इटावा में कथावाचक यादव जी को पीट दिया। मामला कम नहीं हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। पूरब का यादव होता तो थोड़ा कहा जाता, कहां का यादव? इटावा का यादव। इटावा के यादव को पीट दिया। क्यों पीट दिया? कि यादव हो के भागवत कथा कह रहा है। तो भागवत कथा किसकी है? कृष्ण भगवान किसके घर में पैदा हुए? पंडितों ने ही बताया कि यादव के घर में पैदा हुए। अब जब उनके घर में पैदा हुए तो बढ़िया से वो जानेंगे कि पंडित जानेंगे? यादव जानेंगे। मगर यादव कथा कहेगा तो उसकी पिटाई होगी। मतलब ये है समस्या। मध्य प्रदेश
एक पटेल कथावाचिका थी। उनको ब्राह्मणों ने कहा कि तुम पटेल होकर कथा कैसे कैसे? अगर तुमको कथा कहना है तो ब्राह्मण लड़के से शादी करो, तब तुमको कथा कहने की इजाजत मिलेगी, उसके पहले नहीं मिलेगी। देवता छत्तीसगढ़ में यामिनी साहू, उनके साथ भी ऐसा हुआ। ऐसे कई उदाहरण और समाज में बहुत सारे हो रहे हैं। एक दो घटनाएं सबको पता चलती हैं, बाकी पता नहीं चलती। तो ये घटनाएं क्यों हो रही? क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग ब्राह्मणों की दृष्टि से नीच हैं, शूद्र हैं, और उनको ये सब काम करने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मणों की दृष्टि से शूद्र और नीच पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इसलिए इनके ऊपर ये अन्याय और अत्याचार हो रहा है। तो ये बात हम लोगों को समझना होगा कि ये नीच बनाने का काम, शूद्र बनाने का काम, अछूत बनाने का काम मुसलमानों ने किया या अंग्रेजों ने किया? ना तो अंग्रेजों ने किया, ना तो मुसलमानों ने किया। तो फिर किसने किया? ब्राह्मणों ने किया। और आज नहीं किया, हजारों साल पहले किया। इसके शिकार ज्योतिबा फूले हुए, इसके शिकार छत्रपति साहू महाराज हुए, इसके शिकार बाबा साहब अम्बेडकर हुए, इसके शिकार हमारे तमाम पुरखे पूर्वज हुए, इस व्यवस्था के शिकार। और उनको एहसास हुआ कि असल बीमारी की जड़ ये है, इसलिए वो कहां लड़ रहे थे? ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमारी गुलामी की जड़ है, हमारी बीमारी का कारण है। इसलिए वो कहां लड़ रहे थे? वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ रहे थे। वो अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे, वो मुगलों से भी नहीं लड़ रहे थे। वो लड़ रहे थे जो इस समस्या की जड़ में है। अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, हमारा पिंड नहीं छूटा, हमारा पीछा नहीं छूटा। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके इतना बढ़िया संविधान दे दिया, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। सबको सबका हक मिलना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। ये सब बातें लिखी होने के बावजूद भी हमें 78 साल में नहीं मिल पाया। फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हमारी जड़ में कौन है। मुगल भाग गए, अंग्रेज भाग गए, और हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि ज्योतिबा फूले के विचारों की प्रासंगिकता है, साहू महाराज के विचारों की प्रासंगिकता है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता है। क्योंकि साहू महाराज ने, ज्योतिबा फूले ने जो 1848 में लड़ाई शुरू किया था, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाया। क्योंकि ज्योतिबा फूले अपने ब्राह्मण मित्र की बारात में गए थे, और जब उनको धक्का मारकर बाहर किया गया तो ज्योतिबा फूले दुखी थी। वो चाहते तो एक ब्राह्मण से लड़ सकते थे जिसने उसको धक्का मारा उनको, लेकिन वो एक ब्राह्मण से लड़ने का फैसला उन्होंने नहीं किया। उन्होंने फैसला लिया कि आज मेरा अपमान हुआ है, मेरे पहले भी हजारों लाखों लोगों का अपमान हुआ होगा, मेरे बाद भी अगर ये व्यवस्था रही तो हजारों लाखों लोगों का अपमान होगा। इसलिए इस व्यवस्था को जब खत्म करेंगे तब जाकर के हमारा समाज अपमानित होने से बचेगा। ये बात ज्योतिबा फूले ने समझी, और इसलिए ज्योतिबा फूले ने 1848 में ये लड़ाई शुरू की। और जब रनाडे गए ज्योतिबा फूले के पास और कहने लगे कि आ जाओ आजादी की लड़ाई में, तो ज्योतिबा फूले ने कहा कि अंग्रेज चले जाएंगे, तुम ब्राह्मणों का राज आ जाएगा, तो तुम ब्राह्मण लोग हमारे जैसे कुनबी किसानों के साथ में बराबरी का व्यवहार करोगे। ज्योतिबा फूले ने रनाडे को कहा कि तुम ब्राह्मण लोग जब अंग्रेज जाएंगे, तुम्हारा राज आएगा, हमारे जैसे कुनबी किसान के साथ बराबरी का व्यवहार करोगे। हो रहा है? नहीं हो रहा है। जो ज्योतिबा फूले तब समझते थे, हमारे लोग आज नहीं समझ पा रहे हैं। समझना पड़ेगा। ज्योतिबा फूले को जब ये काम शुरू कर रहे थे, उनको प्रेरणा की जरूरत थी। जब उनको प्रेरणा की जरूरत थी तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो समाधि स्थल था उसको ढूंढा, और वहां झाल जंखाड़ लगे थे उसको साफ किया, और साफ करने के बाद दीपक जलाया,
जब वो ये काम कर रहे थे तो गांव का जो ब्राह्मण गुजर रहा था उसने देखा कि आज तक शिवाजी महाराज की समाधि किसी ने नहीं, ये आदमी शिवाजी महाराज की समाधि ढूंढा, इसको साफ किया, इस पर दिया जला रहा है, जरूर शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर कोई बड़ा काम करना चाह रहा है। तो ब्राह्मण ने ज्योतिबा फूले को कहा, ये कुनभट तेरा बाप लगता है? कुर्मी को कुनभट कहो तो गाली होती, महाराष्ट्र में कुनबी को कुनभट कहो तो गाली होती है। तो कहा ये कुनभट तेरा बाप लगता है? ब्राह्मण नहीं चाहते थे कि ये लड़ाई शुरू। ब्राह्मण इस लड़ाई के खिलाफ में, ब्राह्मण ये चाह रहे थे कि अंग्रेजों को हम भगा दें और देश पर हम कब्जा करें और इन लोगों को गुलाम बनाकर, क्योंकि अंग्रेज आए तो इनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिल गया, अंग्रेज आए तो इनको नौकरी करने का अधिकार मिल गया, अंग्रेज आए तो इनको बोलने का अधिकार मिल गया। अंग्रेज अगर रहेंगे ये हमारे सर पर बैठ रहे हैं, इनको सर पर नहीं बैठने देना है, तो अंग्रेजों को हम भगा दें। और ब्राह्मण क्या सोच, इनमें जो समझदार लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल कर ले, ताकि ये लड़ाई ही बंद हो जाए। इस मकसद से ज्योतिबा फूले का अपमान। छत्रपति साहू महाराज जब राजा बने कुछ ही दिन हुआ, कुछ ही समय हुआ, नहाने के लिए चले और नहाने के लिए चले गए तो पता चला पुरोहित नहीं है। अब राजा नहाएगा तो पुरोहित को मंत्र पढ़ना था, अब पुरोहित था नहीं, तो साहू महाराज ने अपने आदमी को कहा कि उसको ढूंढो, जहां है जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति से उसको उठा कर ले आओ। राजा का आदेश, लोग निकल गए, आदमी निकल गए राजा के, और जहां था वहां से उसको पकड़ा वेश्या के घर से, और उसको पकड़ा, जिस स्थिति में था उस स्थिति में उठाया और लाकर घाट पर रख दिया। तो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। राजा के आदमी ने कहा, महाराज, राजा के नहाते समय पुरोहित को नहा धोकर स्वच्छ होकर आना चाहिए और वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, लेकिन ये जो पुरोहित जी हैं ये पुराणोक्त मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, ये वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। साहू महाराज ने पूछा, क्यों पंडित ऐसा कर रहे हो क्या? पंडित ने कहा, पुरोहित ने कहा, महाराज, शास्त्र तो ये भी कहता है कि शूद्र को राजा बनने का अधिकार नहीं, मगर आप बने हुए हैं, जैसे शूद्र होकर आप राजा बने हुए हैं, वैसे ही मैं बिना नहाए धोए पुराणोक्त मंत्रों का उच्चारण आपके नहाते समय कर रहा हूं। अगर आपका राजा बनना सही है तो मेरा ये काम भी। साहू महाराज को भी अपमान। साहू महाराज ने देखा इस लगभग सभी पदों पर ब्राह्मण बैठे थे, तो साहू महाराज ने अपने राज्य में 50% आरक्षण इसलिए लागू कि अगर इनको रिजर्व नहीं करेंगे तो ये ब्राह्मण इनको आने नहीं देंगे, इसलिए रिजर्व किया। और जब रिजर्व किया तो ब्राह्मण साहू महाराज के पास, और साहू महाराज को कहा, ये तो अयोग्य लोग आ गए, इनके पास कोई योग्यता नहीं है। साहू महाराज तो बहुत विद्वान आदमी थे, उन्होंने ब्राह्मणों को ये नहीं कहा कि ये योग्य है, हमने इनकी योग्यता देखकर भर्ती किया। उन्होंने कहा, अच्छा ये योग्य नहीं है? कहा नहीं। कहा तुम लोग योग्य हो? कहा हम लोग तो योग्य हैं। कहा अच्छा, जब तुम लोग योग्य हो तो तुम्हें समय देते, इतने दिन के अंदर इनको योग्य बना दो, और अगर नहीं बना पाए तो इन लोगों को तो नौकरी से नहीं निकालेंगे, तुम लोगों को जरूर निकालेंगे। ब्राह्मणों को अपने नौकरी पर खतरा आ गया कि साहू महाराज हमें ही निकाल देंगे अगर इनको योग्य नहीं बताया तो। ब्राह्मण आ गए, कहने लगे, महाराज सब योग्य हो गए, हम लोगों ने सबको योग्य बना दिया, अभी सब योग्य हो। तो छत्रपति साहू महाराज का जो काम करने का तरीका था वो बहुत अलग तरीके का तरीका था,
और छत्रपति साहू महाराज ने उस समय जो जो काम किए उसमें से बहुत सारी बातें भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखने का काम किया। आरटी कब आया भारत? निःशुल्क शिक्षा साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किया, अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। कितनी दूरदर्शी सोच। जो घुमंतु जाति के लोग होते थे उनके राज्य में उनको क्रिमिनल ट्राइब्स अंग्रेज कहते थे। तो साहू महाराज ने अंग्रेजों को कहा कि अगर इनको रोजगार मिले तो ये क्रिमिनल का पेशा छोड़ सकते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा इनका पेशा ही है लूटमार करना, ये बदल नहीं सकते। तो साहू महाराज ने उनको अपने यहाँ पुलिस में भर्ती कर लिया और अंग्रेजों को दिखाया कि देखो ये भी सुधर सकते हैं, अगर इनको अवसर मिले, रोजगार मिले, ये लूट मार का पेशा छोड़ सकते हैं। तो उनका काम जो था वो अलग तरीके का वो काम करते। हिंदू कोड बिल के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया कि महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं के अधिकार के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। साहू महाराज ने उस समय, आप सोचिए, उस समय महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया। तो ऐसे बहुत सारे काम छत्रपति साहू महाराज। गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट का मुद्दा उठाया। साहू महाराज ने अंग्रेजों को अपने समय में लेटर लिखा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट लागू करना होगा, नहीं तो ये ब्राह्मण हम लोगों के सच्चे प्रतिनिधि जाने नहीं देते हैं, तो सेपरेट इलेक्टोरेट हम लोगों को भी मिलना चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दे छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किए और तमाम मुद्दे उठाने का काम 1918 में जब साउथ बरो कमीशन आया था तो भास्कर राव जाधव को साहू महाराज ने तैयार किया और कहा कि विधिमंडल में ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग करो, और बाबा साहब अम्बेडकर को कहा शेड्यूल कास्ट के लिए मांग। जब ये दोनों मांग हुई उस समय तिलक कांग्रेस के नेता था, तो तिलक को ये बात अच्छी नहीं। तिलक के बारे में बताया जाता है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा उन्होंने कहा था और इसको किताबों में बहुत जोर शोर से पढ़ाया जाता है। और जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों की छाती भी गर्व से चौड़ी हो जाती है कि तिलक हमारे स्वराज्य के लिए लड़ रहे। क्यों चौड़ी हो जाती थी? अब नहीं होती। जब पता नहीं था तब पढ़ने से चौड़ी हो जाती। तो तिलक हमारे स्वराज्य के लिए नहीं लड़ रहे थे। जब साहू महाराज के कहने पर ये दोनों मांग हुई कि हमारे लोगों को भी संसद में जाना चाहिए, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों को, तो तिलक ने भाषण किया। तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकाला, कुंभी को संसद में जाकर क्या हल चला, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिले। संसद कोई भूमि है जहां तेली तेल निकालेगा, कुंभी हल चलाएगा, दर्जी कपड़े सिलेगा। ये नेक विचार किसके? ये नेक विचार उन्हीं बाल गंगाधर तिलक के हैं जिनके बारे में ये पढ़ाया जाता है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको हम लेकर रहेंगे। इसका मतलब क्या है? तिलक हमारे स्वराज्य की बात नहीं कर रहे थे, ब्राह्मणों के स्वराज्य की बात कर रहे थे। और ये बात ज्योतिबा फूले के बाद साहू महाराज समझ रहे थे, और इसलिए साहू महाराज का और तिलक का टकराव बहुत ज्यादा होता रहता था, क्योंकि साहू महाराज ये चाहते थे कि हम लोगों को अधिकार मिले। और इसलिए साहू महाराज लगातार अंग्रेजों से संपर्क में रहते थे कि हमारे लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए वो लगातार संपर्क में रहते थे अंग्रेजों को। जो उनके पास ताकत थी वो तो करते थे, लेकिन अंग्रेजों से भी संपर्क में रहते थे कि हमको अधिकार मिलना चाहिए। देखो मंदिर का चक्का चोरी हो गया, ऐसा बताया जाए। अगर मंदिर का राष्ट्रीयकरण होता, अगर मंदिर का राष्ट्रीयकरण होता तो ये चंदा मंदिर का जो होता ये जनता के फायदे में लगता कि नहीं लगता? तो मंदिर का राष्ट्रीयकरण नहीं है, लेकिन साहू महाराज ने अपने यहाँ कानून बनाया था
कि जितने भी देव स्थल हैं उसके फंड पर सरकारी नियंत्रण होगा, राज्य का नियंत्रण होगा, किसी का नियंत्रण नहीं। उस समय कितना क्रांतिकारी कदम था। आज जो हम सोच रहे होना चाहिए वो उस समय कितना क्रांतिकारी कदम था, आप सोच सकते। और उन्होंने ये भी कहा केवल ब्राह्मण पुरोहित नहीं रहे, उन्होंने उसके लिए पढ़ाई शुरू करवा दिया कि जो ये पढ़ाई पढ़ेगा वो पुरोहित बनेगा, कोई भी नहीं बने। जब पढ़ाई शुरू करवा दिया, ट्रेनिंग दिलवाना शुरू करवा दिया, तो गैर ब्राह्मणों को ट्रेनिंग दिलवा दिया, तो सारे गैर ब्राह्मण लोग पुरोहित होने लगे। छत्रपति साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर के जो संबंध थे वो बहुत अच्छे थे। जब साहू महाराज को ये बात पता चली कि डॉक्टर अम्बेडकर की पढ़ाई पैसे की वजह से रुक रही है, तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं आए साहू महाराज के पास। आमतौर पर राजा के पास लोग आते हैं मदद मांगने के लिए, बाबा साहब नहीं आए। साहू महाराज को पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन पैसे की समस्या है, तो हाथी पर सवार होकर साहू महाराज खुद बाबा साहब जहां बॉम्बे में रहते थे वहां गए, और वहां गए खबर भिजवाया कि बता दो साहू महाराज आए। अब किसी के घर में अगर राजा पहुंच जाए तो बाबा साहब आए, कहे महाराज आप क्यों आ गए, हमको बुला लेते, हम ही आ जाते। तो साहू महाराज ने कहा हमें कहने के लिए आए थे कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, मदद हम। एक बार बाबा साहब पढ़ रहे थे और उनको कुछ पैसे कम हो, तो संकोच भी कर रहे थे साहू महाराज को कैसे कहा, लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने साहू महाराज को चिट्ठी लिखा और कहा कि अगर आप 200 पाउंड हमको और भेज देंगे तो हमारी पढ़ाई हो जाएगी और मैं भारत आकर आपके पैसे वापस कर दूंगा। तो महाराज ने उनको 200 पाउंड भेजा और लेटर भी लिखा। ये नहीं लिखा कि वापस आकर पैसे वापस कर, कहा और जितनी भी मदद की जरूरत होगी मुझे माता रमाबाई के माध्यम से मैसेज करवा देना, मैं भेज दूंगा। तो इतने बढ़िया संबंध छत्रपति साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर के थे, और इसलिए छत्रपति साहू महाराज ने अपना नेतृत्व बाबा साहब अम्बेडकर को सौंपा और कहा ये डॉक्टर अम्बेडकर केवल ये अछूतों के नेता नहीं, आने वाले समय में ये पूरे देश के नेता होंगे। और बाबा साहब पर जो भविष्यवाणी साहू महाराज ने किया वो भविष्यवाणी सही साबित। बाबा साहब के समय जितने लोगों ने बाबा साहब को नहीं माना, आज बाबा साहब नहीं है उसके कई गुना ज्यादा लोग आज बाबा साहब को मान रहे हैं। और जितना लोग पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, उतना ज्यादा लोग मानना शुरू करेंगे, क्योंकि ये ना समझी की वजह से लोग नहीं मानते, तो लोग समझदार हो गए तो मान गए। क्योंकि ओबीसी के लोगों को भड़का दिया जाता कि डॉक्टर अम्बेडकर तो शेड्यूल कास्ट के लिए, वो तो ओबीसी के कुछ लगते नहीं। अब ओबीसी के आदमी को पता ही नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पहले साहू महाराज इस लड़ाई को लड़ रहे थे, और साहू महाराज के पहले ज्योतिबा फूले 1848 में इस लड़ाई को शुरू किए थे। ये केवल अकेले बाबा साहब की लड़ाई नहीं है, बल्कि 1848 में जो ज्योतिबा फूले ने शुरू किया उसको साहू महाराज ने आगे बढ़ाया और बाबा साहब अम्बेडकर को नेतृत्व दिया कि अब इस लड़ाई को, इस कारवां को आप आगे बढ़ाएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो संविधान में वो सारी बातें लिखने की कोशिश किया जो बातें छत्रपति साहू महाराज चाहते थे और जो उन्होंने अपने राज्य में लागू किया था। जितना बाबा साहब से हो पाया उतना वो सारी बातें संविधान में शामिल करवाने की कोशिश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। ये साझी लड़ाई है, ये अलग अलग लड़ाई नहीं है। हमारे जो दुश्मन हैं वो हमको अलग अलग बांटने की कोशिश करते हैं। एससी बीसी को लड़ाने की कोशिश करते हैं, जाति को जाति से लड़ाने की कोशिश करते हैं, और फिर सबको मुसलमान से लड़ाने की कोशिश करते हैं ताकि हम आपस में लड़ते रहें। तो हमारी जो मूल समस्या है इसकी लड़ाई हम ना लड़ सके। तो ये बात आज छत्रपति साहू महाराज के जन्मदिन के मौके पर हम लोगों को केवल समझना नहीं है, अपने लोगों को भी ये बात समझाना है कि ये जो लड़ाई है, ये फूले साहू अम्बेडकर की जो लड़ाई है, ये साझी विरासत है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की।
ये इसको अलग अलग ना समझा जाए, और जब इसको साझी विरासत समझा जाएगा तो साझे तरीके से मिलजुल कर इस लड़ाई को भी हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अगर मिलकर लड़े तो कितना देर टिकेंगे? अगर मिलकर लड़े तो कितना देर टिकेंगे? टिकेंगे? अरे मिलकर अगर फूंक मार दे तो हवा में उड़ जाएंगे, टिकने का तो सवाल ही नहीं है। ये मिलकर फूंक मारने से उड़ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा जो अगर सीख हम कोई लेना चाहते हैं आज छत्रपति साहू महाराज की जयंती से, तो हमें जाति से ऊपर सोचना, क्योंकि जाति का अपमान हम लोग झेलते रहे। जाति हमारे पुरखे पूर्वजों ने नहीं बनाई, और अगर जाति हमारे पुरखे पूर्वजों ने बनाई होती, बनाने वाला इतना मूर्ख होता है खुद को ही लाज जूता खाने के लिए नीचे रख ले। यादव ने बनाई होती, कुर्मी ने बनाई होती, मौर्य ने बनाई होती, करड़िया ने बनाई होती, चमार, धोबी, पासी, खटीक किसी ने बनाई होती, अपने को ऊपर रखता कि नहीं रखता? अगर क्षत्रियों ने भी बनाई होती तो वो भी 2 नंबर स्वीकार नहीं करते, 1 नंबर पर है। वो 2 नंबर पे है तो ब्राह्मण और क्षत्रियों की लड़ाई हमेशा चलती रहती। क्यों चलती रहती है? 1 नंबर पर, 1 2 नंबर, 2 नंबर वाले को लगता है हम हावी हो सकते, लेकिन 1 नंबर वाला हावी नहीं होने देता। उन्होंने भी नहीं बनाई, ब्राह्मणों ने बनाई। जाति ब्राह्मणों ने बनाई, हमको विभाजित करने लड़ाने के लिए बनाई। जब बनाई तब भी लड़ा रहे थे और आज भी लड़ा रहे हैं, तब भी उसका फायदा उन्हीं को हो रहा था और आज भी उसका फायदा उन्हीं को हो रहा है। और हर जाति ने अपने नीचे कुछ जाति ढूंढ ली। कोई जाति ऐसी है आप जिसको ये समझते हो कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इस जाति को सबसे निचले पायदान पर रखा, आप उसको भी पूछो तुम्हारे नीचे कौन कौन जाति है, तो 2-4 की लिस्ट वो भी रेडीमेड ही रखता है, आपको बता देगा, तुरंत बता देगा कि हमारे नीचे ये फला 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 जाति आती। ये कैसे? घर में सीढ़ी होती, सीढ़ी पर चढ़ो, 5-6 सीढ़ी चढ़ जाओ, 7 सीढ़ी 8 सीढ़ी चढ़ जाओ, फिर नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ देखोगे तो गर्व भाव, गौरव भाव होगा कि हम बहुत ऊपर हैं, और ऊपर की तरफ देखो तब हीन भाव होगा, हमसे ऊपर बहुत है, हम तो बहुत नीचे। ऐसे ही जाति व्यवस्था है, हर जाति के लोग नीचे की तरफ देखते हैं कि हमसे नीचे बहुत लोग हैं, इसलिए विद्रोह की भावना पैदा नहीं। अगर ऊपर की तरफ देखें उसी दिन विद्रोह शुरू हो जाएगा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमको नीचे बनाया, तो अब इसको खत्म करना, और खत्म करना है तो अकेले तो खत्म नहीं हो सकता। तो इसके जितने शिकार लोग हैं उन सबको इकट्ठा करना होगा, जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार है। तो एससी शिकार है, एसटी शिकार है, ओबीसी शिकार है, इनको इकट्ठा करना होगा। अगर ये इकट्ठा होंगे तब ये व्यवस्था ध्वस्त होगी, ये समझ पैदा होगी, तो ये जाति का जो गर्व और गौरव है खत्म हो जाएगा। छत्रपति साहू महाराज खुद कहते थे कि जाति की भावना रखना, जाति पर गर्व करना ये अपराध है। ये साहू महाराज के विचार है, मेरे नहीं। साहू महाराज खुद ये बात कहते हैं। तो हमें, अगर हम महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं तो हमें महापुरुषों के जो सीख दिया है हमको उस पर अमल भी करना है। साहू जी महाराज बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह पाए, और ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने साजिश करके उनकी हत्या करवा दिया, और कम उम्र में ही 1922 में उनकी मृत्यु हो गई। अगर वो 10 साल और जीवित होते, आप कल्पना करें, अगर साहू महाराज 10 साल और जीवित होते तो क्या होगा? 22 में उनकी मृत्यु, 32 में गोलमेज सम्मेलन हुआ, 22 में उनकी मृत्यु हुई और 32 में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। और गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब को अकेले खड़ा होकर लड़ना। अगर साहू महाराज 10 साल और होते तो बाबा साहब के पीछे साहू महाराज का बैकअप, और अगर बाबा साहब के साथ में साहू महाराज का बैकअप होता
तो गांधी जी ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म कर दिया और आमरण अनशन करके ज्वाइंट इलेक्टोरेट बाबा साहब अम्बेडकर पर थोप दिया, वो थोपने में कामयाब गांधी जी नहीं हो। और अगर वो थोपने में कामयाब गांधी जी नहीं होते तो आज जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट SC ST की सीटों से चुनकर जा रहे हैं, जिनके बारे में बाबा साहब ने लिखा कि एक दुम हिलाने वाला हो, एक तलवे चाटने वाला होता है, ये न दुम हिलाने वाले हैं, ये न तलवे चाटने वाले हैं, और ये भौंकने वाला होता है, ये भौंकने वाले भी नहीं है। ये काटने वाला होता है, ये काटने वाले भी नहीं है। तो फिर ये कौन से है? ये दुम हिलाने वाले। बाबा साहब ने क्या कहा? ये दुम हिलाने वाले हैं, तलवे चाटने वाले और दुम हिलाने वाले हैं, ये भौंकने और काटने वाले नहीं। और क्या कहा? ये तो मुंह ही नहीं खोलते, इनको जमहाई ना आए तो मुंह नहीं खोलते, और जमहाई के लिए सोचकर मुंह नहीं खोलना पड़ता, अपने आप ही खुल जाता है। ये कोई इसके लिए सोचना नहीं पड़ता है। तो उनकी वजह से आज समस्याएं हैं। जो 131 जाते हैं SC ST के, वो बोलते ही नहीं पार्लियामेंट में, वो चुप रहते, क्योंकि वो गुलाम हैं, बंधे हुए। अगर वो मुंह खोलेंगे अगली बार टिकट तो मुंह ही नहीं। और अभी 150 OBC के गए, वो क्या कर रहे हैं? उनके ऊपर भी वही हो गया। OBC की गिनती नहीं हो रही, उधर मुंह नहीं खोल। अगर साहू महाराज होते, OBC को आरक्षण कब मिला? 1992 में, 32 में मिल गया। अगर साहू महाराज होते तो 32 में मिल जाता, 92 तक OBC को इंतजार नहीं करना पड़ता, और सेपरेट इलेक्टोरेट भी मिल जाता। अगर शेड्यूल कास्ट को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता, OBC को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता, तो पार्लियामेंट में किसके लड़ने वाले लोग होते? तो पार्लियामेंट में हमारे ही लड़ने वाले लोग होते, और अगर हमारे ही लड़ने वाले लोग होते तो हम इस देश में हुक्मरान बन गए होते। ये बात वो लोग समझते थे, इसलिए साहू महाराज, क्योंकि साहू महाराज जानते थे कि लोकतंत्र आने वाला है, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में लिखा कि अब मैं ज्यादा दिन तक राजा नहीं रहना चाहता, देश में राजतंत्र ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लोकतंत्र आएगा, तो मैं और डॉक्टर अंबेडकर मिलकर पार्टी बनाना चाहते हैं। ऐसा अंग्रेजों को, क्योंकि ब्राह्मणों के जासूस लगे रहते थे साहू महाराज अंग्रेजों को क्या लिख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो साहू महाराज ने उसमें ये भी लिखा, मगर ये बात भारत के ब्राह्मणों को पता नहीं चलती, नहीं तो साजिश करेंगे। ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों को पता चल गया कि डॉक्टर अंबेडकर और साहू महाराज मिलकर पार्टी बनाना चाहते हैं, और अगर ऐसा हो गया और 10 साल तक इन लोगों ने मिलकर काम किया तो बहुत बड़ा खतरा पैदा। और साहू महाराज के जाने के बाद बाबा साहब अंबेडकर अकेले पड़े, उसके बाद समाज में ब्राह्मणों ने बाबा साहब अंबेडकर को शेड्यूल कास्ट के नेता के तौर पर स्थापित किया, और OBC के लोगों को भड़काया कि तुम्हारे लिए तो डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ किया। OBC के लोगों को पता नहीं कि आज जो वोट का अधिकार मिला है, ये भी बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, क्योंकि ये लोग तो नहीं चाहते थे कि वोट का अधिकार मिले। ये तो कह रहे थे केवल इनकम टैक्स देने वालों को और केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, सबको नहीं मिलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा सबको मिलना चाहिए। इन लोगों ने कहा अनपढ़ आदमी वोट कैसे देगा? तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा चुनाव निशान बना दो तो अनपढ़ आदमी भी वोट दे सकते। जैसे मान लो रामलाल चुनाव में खड़े, अब अनपढ़ आदमी वोट डालने गया, बैलेट पेपर पर रामलाल लिखा है तो वोट कैसे डालेगा? तो पढ़ ही नहीं सकता। बाबा साहब ने कहा चुनाव निशान बना दो। अगर चुनाव निशान बना दिया तो क्या होगा? क्या हो रहा है? अब मान लो रामलाल को गैस सिलेंडर चुनाव निशान मिल गए, तो अपने यहाँ कैसे प्रचार होता है? रामलाल जी गैस सिलेंडर पर खड़े। रामलाल जी गैस सिलेंडर पर नहीं खड़े, रामलाल का चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है, वो गैस सिलेंडर पर खड़े नहीं है, उनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। जब अनपढ़ आदमी बूथ पर वोट डालने जाता है, रामलाल नहीं पढ़ सकता है, गैस सिलेंडर ढूंढता है।
और गैस सिलेंडर देखकर उसकी बटन दबाता है, वोट रामलाल को चला जाता है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है जो आज हम लोगों को वोट का। और अंग्रेज इतने प्रभावित हो गए बाबा साहब के तर्कों से कि अंग्रेजों ने कहा कि हम लंदन में भी एडल्ट फ्रेंचाइज वयस्क मताधिकार लागू कर रहे हैं, तो वहां भी आपकी जरूरत। तो एक्सपर्ट के तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर को वहां की कमेटी में अंग्रेजों ने लिखा, भारत होता। अरे डॉक्टर अम्बेडकर तो शेड्यूल कास्ट में पैदा हुए, इनको कैसे रख ले कमेटी में? लेकिन अंग्रेजों को इससे नहीं मतलब था कोई शेड्यूल कास्ट में पैदा हुआ, शेड्यूल ट्राइब में पैदा हुआ, उनको योग्य आदमी चाहिए था। उन्होंने योग्यता देखा और कहा इनको रखिए, इनके पास ज्यादा जानकारी है, इनकी जानकारी का हमारे देश को फायदा होना चाहिए। तो ये जो सारी लड़ाई है, ये लड़ाई फूले साहब अम्बेडकर की लड़ाई है। मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी सबकी ये लड़ाई है। और इस साझी लड़ाई की वजह से भारतीय संविधान बना। और आप लोगों को लगता होगा ये कह रहे हैं कि आजादी का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन ये बोल रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। पहले तो बोलने सुनने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मणों ने लिखा था कि कान में शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए, आंख में सूजा डाल देना चाहिए, अगर देख ले उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए, ऐसा ब्राह्मणों ने लिखा था। तो ये अधिकार तो अंग्रेज चले गए इसलिए मिल गया। अरे ये अधिकार अंग्रेज थे तो भी था, और ये अधिकार अंग्रेजों के बाद जो मिला वो अंग्रेजों के जाने की वजह से नहीं मिला। भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा इसकी वजह से मिला, नहीं तो ये अधिकार नहीं मिलते। तो ये जो आज हमारे पास अधिकार है वो संविधान की वजह से है, और संविधान फूले साहू अम्बेडकर की वजह से संविधान है, और संविधान की वजह से आज है हमारे पास। और बाबा साहब ने जब संविधान में अधिकार दे दिया तो क्या कहा? कहा आप शासन करती। क्या कहा? कहा कि शासन करती जमात बनना। और क्या कहा? कहा संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये अच्छा साबित नहीं हो। संविधान में सब लिखा है। 52% वाले 27% की मांग करते 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 चुप हो गए, अब मांगते ही नहीं, सोचे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया 50% से ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता। तो OBC के लोग 27 पर ही शांत हो गए। हम लोगों जैसे कुछ लोग बोलते रहते हैं चाहिए, लेकिन OBC के लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 50% से ज्यादा नहीं होगा तो कैसे मिलेगा, तो OBC को नहीं मिला, जबकि संविधान में कहीं नहीं लिखा 50% से ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, हमारे लिए 50% से ज्यादा नहीं मिलेगा, और जब उनको 10% आरक्षण लेना हुआ तब क्या हुआ? ले दिया और सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा संवैधानिक है, कहीं नहीं लिखा संविधान में कि गरीबी के आधार पर आरक्षण देना है। रिजर्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन, ये कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये क्या है? ये प्रतिनिधित्व है। जैसे विधायक सांसद प्रतिनिधि होते हैं, वैसे अधिकारी कर्मचारी भी समाज के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन उसको गरीबी के तौर पर पेश किया और उन लोगों ने 10% ले लिया। अच्छा, गरीबी के नाम पर देना था तो सब में गरीब थे, सबको देते, लेकिन अपने को ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा। बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा साबित नहीं। संविधान में लिखा है, हमारे हक अधिकार लिखे हैं, लेकिन हमारे जो हक अधिकार लिखे हैं वो हक अधिकार लागू करने वाले। आजादी के 78 साल में एक भी शेड्यूल कास्ट की पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई? एक भी शेड्यूल ट्राइब की पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई? एक भी OBC की पार्टी 5 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई? एक भी मुसलमान की पार्टी बनाई? कौन बना? सिख की, ईसाई की, बौद्ध की, जैन की कोई पार्टी बनाई? कौन बना रहा? 3.5% लोग आजादी के 78 साल से या तो प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं या तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और हम 85% वाले क्या? कोई सेकुलर बन के वोट डाल रहा है, कोई कम्युनल बन के उनको ही वोट डाल।
कोई कह रहा बीजेपी को भगाना है इसलिए इनको लाना है, कोई कह रहा इनको भगाना है इसलिए इनको लाना है। और काशीराम साहब कहते थे एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, दोनों के डसने के बाद राम नाम सत्य हो जाता है। राम नाम सत्य नहीं है, जब आदमी मर जाता है तब उसके पीछे जब चलते हैं तब कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो इसका मतलब ये कहा गया समाज में जब कोई आदमी कहता है इनका राम नाम सत्य हो गया तो कहा जाता है ये आदमी मर गया। काशीराम साहब कहते थे एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, ये डसेगा वो भी और ये डसेगा तो भी, और हमारा आदमी एक बार उधर एक बार उधर एक बार इधर एक बार उधर, और 78 साल में समस्या का समाधान नहीं। गिनती का मुद्दा बनाया पहले कांग्रेस ने रोका, 51 और 61 में नेहरू ने रोका, 61 और 71 में इंदिरा जी ने रोका, 81 में नरसिम्हा राव ने रोका, 91 में नरसिम्हा राव ने रोका, 2001 में अटल जी ने रोका, 2011 में प्रणब मुखर्जी ने रोका, अभी मोहन भागवत। पावर तो मोहन भागवत के पास है, नरेंद्र मोदी के पास कोई पावर नहीं। कठपुतली की नाच देखा है आप लोग? इसमें लिखा है चेहरा दिखाकर वोट लेते हैं और गिनती नहीं करते, तो चेहरा देखकर वोट देते क्यों? चेहरा दिखाकर वोट ले रहे हैं तो चेहरा देखकर वोट देते क्यों? वो लड़ने वालों को क्यों नहीं देते? क्यों ये सोचते हो कि लड़ने वाला हार जाए और जो जिता रहे हो जिसको वो भी तो कुछ नहीं कर रहा? ऐसा क्यों सोचते? लड़ने वाला हार जाएगा, अगर ज्यादा वोट पाएगा तो अगली बार जीत जाएगा। लड़ने वाले को जिता, अगर वोट ही दोगे तो लड़ने वाला कैसे हार जाए? तो काशीराम जी ने एक किताब लिखी है चमचा एक, चमचा योग, उसमें लिखा है जब समाज में वास्तविक आंदोलन खड़ा होता है तो चमचों का बाजार गर्म हो जाता है। आज वामसेप का, भारत मुक्ति मोर्चा का, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का समाज में वास्तविक आंदोलन चल रहा है, इसलिए चमचों का बाजार भी गर्म है। हर जाति का नेता अपनी जाति में जाता है और कहता है कि हमारी जाति, अपनी जाति पीछे रह गई, बाकी सब आगे चली, सबसे गई गुजरी अपनी जाति। जब ऐसा कहता है तो जाति के बेचारे गांव के कम पढ़े लिखे लोग वो क्या समझे, उनको लगता है हम ही पीछे रह गए, बेचारे नेताजी आए हैं इनको मदद करो, इनको आगे बढ़ाओ, जाति आगे बढ़ जाएगी। बिरादरी नेताजी के पीछे, नेताजी अमित शाह, बिरादरी नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे। और अमित शाह को पूछते हमारी बिरादरी के इतने लोग कितना दे रहे हैं, मुझे टिकट तो मिल जाएगा, मेरी बेटी को, बेटे को, हाँ मैं मंत्री बन जाऊंगी, हाँ बन जाऊंगी, पति हमारा, हाँ उसको स्टेट पे, और हमारा आदमी फिर वो गाड़ी लेकर आता है, पुलिस वाले स्पोर्टिंग में आते, फिर हमारे आदमी को लगता है देखो हमारे बिरादरी का बड़ा नेता। अरे जनगणना में कॉलम नहीं बना पा रहा है, कितना बड़ा नेता बन गया भाई। अभी एक मंत्री जी रो रहे थे कुछ दिन पहले, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, रोका मंच से ही रोने लगे। अरे हमने कहा रोना ही था तो मंत्री काहे के लिए बन गए भाई? रोते ही कम से कम समाज में घूम घूम के तब भी समाज को जागृत होता। रोना था तो मंत्री क्यों बन गए? मंत्री तो समस्या का समाधान करने के लिए बनता है, रोने के लिए थोड़े ही बनता है। तो ये जो चल रहा है ये समझना पड़ेगा। तो काशीराम जी कहते हैं चमचे का भाव गर्म हो जाता तो चमचे पर वार मत करो, जो हाथ चमचे को पकड़ा है उस हाथ पर वार। जब उस हाथ पर वार करोगे उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी, चमचा हाथ से छूट जाएगा, चमचा नीचे गिर जाएगा, तुम्हारा मामला ठीक हो जाएगा। तो अभी ये जितने चमचे पकड़े गए हैं ये क्यों पकड़े गए हैं? आपका वोट लेने के लिए पकड़े गए हैं। चेहरा दिखाओ, सत्यानाश करो। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी SC ST का हक लूट लिया गया, हाई कोर्ट ने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, अब कौन आएगा भाई कहने के लिए नहीं हक लूटा गया है, न्याय होना चाहिए? हुआ था? अभी जनगणना में एक ऑप्शन नहीं हो पा रहा है ओबीसी का, और क्या कह रहे, मूर्ख बना रहे, अरे तो मकान गिनती कर रहे हैं, तो मकान गिनती कर ही क्यों रहे हो जब इसका कोई मतलब नहीं?
अगर मकान गिनती का कोई उपयोग नहीं है तो कर ही क्यों रहे हो? उपयोग है इसलिए तो कर रहे हो। जिनको ट्रेनिंग दी गई उनको बताया गया कि अगर कोई आदमी पूछेगा ये मकान गिनती क्यों हो रही है तो उसको बताना है विकास की योजना। जब ओबीसी दर्ज नहीं होगा कैसे पता चलेगा कितने ओबीसी कच्चे मकान में है, कितने पक्के मकान में है, कितने के पास मकान नहीं? कैसे पता चलेगा? कौन सा ओबीसी किस लेवल का जीवन जी रहा कैसे पता चलेगा? और अगर नहीं पता चले तो ओबीसी के लिए विकास की योजना कैसे बनेगी? एससी का अलग है, एसटी का अलग है, ओबीसी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ गिन दिया, अन्य में गिन दिया। अब योजना तो अन्य की आएगी, ओबीसी की तो नहीं आएगी। और अन्य की आएगी तो ओबीसी तक पहुंचेगी या उसके पहले ही खत्म हो जाएगी। अगर शामिल बाजा में शामिल हो गए तो शामिल कर दिया सब में तो कुछ मिलेगा? अरे अलग रहने पर 27% तो मिल नहीं रहा, वो डकार जा रहे हैं। जब एक साथ रहेगा तो कैसे मिलेगा? ये बहुत बड़ी धोखेबाजी है। ये अगले चरण में अगर गिनेंगे भी तो ये 33 सवाल थोड़े ही अगले चरण में, जो इस चरण में 33 सवाल है अगले चरण में नहीं है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि आरएसएस बीजेपी तो कर ही रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, खुद को ओबीसी कहते हैं, उनको आरएसएस के लोगों ने दबाव बनाया हुआ है। कठपुतली की नाच कितने लोगों ने देखी है? कठपुतली की नाच जो पुराने लोग हैं उन्होंने देखी हो तो कठपुतली दिखती थी कि नचाने वाला दिखता? नचाने वाला नहीं दिखता था, कठपुतली दिखती थी। तो मोहन भागवत दिखता है कि नरेंद्र मोदी दिखता है? नरेंद्र मोदी दिखते हैं, मोहन भागवत नहीं दिखता है। आप अपने गांव में सबसे मूर्ख से मूर्ख आदमी खोज लीजिए और उसके हाथ में कुल्हाड़ी दीजिए और कहिए कि अपना पैर काट लो। बोलेगा आप हमको मूर्ख समझते हो तो समझते रहो, लेकिन हम इतने मूर्ख नहीं हैं कि अपना पैर अपने हाथ से काट। मोदी जी भी मूर्ख नहीं, विद्वान आदमी है। विद्वान आदमी होकर गिनती नहीं कर रहे हो ओबीसी की, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मोहन भागवत का आरएसएस का दबाव है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। ये भी हमें समझ। लेकिन इससे ज्यादा आश्चर्य की बात, अभी हमारे जितने विपक्षी दल हैं, अभी ओबीसी का कॉलम नहीं आया तो भाजपा वालों का घर घेर लेना चाहिए। घेरना चाहिए तक नहीं घेरना चाहिए। भाजपा वालों ने इनका घर घेर लिया। कैसे लड़ाई लड़ रहे हो भाई? महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण गायब है। विपक्ष वालों को सत्ता पक्ष के सांसदों का घर घेरना चाहिए था, उल्टा हो गया। सत्ता पक्ष वालों ने विपक्ष वाला, अरे भैया आपको विपक्ष की जिम्मेदारी दिया गया है, वो काम भी भाजपा को मत सौंपो, कम से कम वो काम तो खुद करो। वो भी नहीं कर रहे। ईवीएम से ये हारते कितने आंदोलन चलाते, जनता इनको वोट देती है। काशीराम साहब कहते थे वोट बेचना बहन बेटी की इज्जत बेचना। इसका मतलब वोट ऐसे हाथ में दिया जाना चाहिए जो उसकी रक्षा कर सके। बहन बेटी का हाथ ऐसे हाथ में दिया जाता है जो उसकी रक्षा सुरक्षा सम्मान कर सके। वोट की तुलना काशीराम साहब ने बहन बेटी से किया, इसका मतलब वोट भी ऐसे आदमी को सौंपना है जो उसकी रक्षा सुरक्षा कर सके। आप जिन लोगों को वोट दे रहे हो रक्षा कर रहे हैं। कितने आंदोलन किए ईवीएम के खिलाफ, क्यों नहीं कर रहे? क्यों मुंह बंद है? तो आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण विधायक के घर में कई ब्राह्मण विधायक, और उन ब्राह्मण विधायकों ने क्या कहा? कहा सरकार हमारा नहीं सुनती, मतलब योगी सरकार ब्राह्मणों का नहीं सुनती। फिर कहा संगठन भी हमारा नहीं सुनता है, संगठन मतलब भाजपा नहीं सुनती। फिर क्या कहा? संघ भी हमारा नहीं सुनता, मतलब आरएसएस भी ब्राह्मणों का नहीं सुनता। और जब ये कहा ब्राह्मणों ने मीटिंग करके, तो इसका विरोध कौन किया? तो नए नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने थे महाराजगंज के पंकज चौधरी, उनसे विरोध करवाया गया। क्यों? अरे ओबीसी को पता चलना चाहिए बीजेपी में इतना मजबूत बैकवर्ड है कि ब्राह्मणों को मीटिंग करने से रोकता है। अब तो बैकवर्ड सोचेगा कि इधर जाना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसी मीटिंग नहीं कर सकते। और जब ब्राह्मणों ने ये मीटिंग किया तो सबसे पहले शिवपाल जी का दिल पिघल गया।
और जब शिवपाल जी का दिल अधीर हो गया, पिघल गया एकदम से, तो शिवपाल जी ने कहा ब्राह्मण बहुत दुखी है, बीजेपी हमारे पास आ जाए, हम सम्मान देंगे। अब जब शिवपाल जी ने कह दिया तो बहन जी कैसे पीछे रहे थे? तो बहन जी ने कहा समाजवादियों ने कब सम्मान दिया है ब्राह्मणों को, तो हम ही देते रहे, आगे भी हम ही देंगे। अभी कई कार्यक्रमों में बीएसपी के ब्राह्मण आगे आकर शंख बजा रहे, पहले नारा लगा था ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चलता जाएगा, इतना चलता चलता इतना दूर चला गया किसी को दिखाई नहीं देता, अब कहाँ भेजना चाहते इसके बाद शंख बजाकर, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसके आगे कहाँ शंख बजाकर ब्राह्मण भेजना चाहते। तो ब्राह्मणों ने सबका दिमाग खराब कर दिया है, तो उन्होंने कहा हमारे पास। फिर एक नए नए नेता अभी हो गए हैं, काशीराम जी के वारिस अपने को बताते हैं, उनको भी चिंता हो गई और उन्होंने कहा नहीं गलत तो हो रहा है, हमारे भी कुछ मित्र हैं, हम सलाह लेते रहते हैं। तो आरएसएस तो चाह रही सब ब्राह्मणों के पीछे पड़ो, हम अकेले बैकवर्डों के पीछे पड़े। तो बैकवर्डों की संख्या ज्यादा है, अगर हम अकेले बैकवर्डों के पीछे पड़ेंगे तो बैकवर्ड हमारे पीछे आएगा, और जो ब्राह्मण तुम्हारे पीछे दिख रहा है इलेक्शन में वो भी हमारे पीछे आएगा, वो भी उधर रहने वाला नहीं है। तो पहले 2024 का चुनाव याद, तो जनगणना का मुद्दा अपोजिशन उठाता था, संविधान का मुद्दा अपोजिशन उठाता था, लोकतंत्र का मुद्दा अपोजिशन उठाता, अब उठाता। अरे मौका इतना बढ़िया था, ओबीसी का कॉलम नहीं था, इस पे बीजेपी को नंगा करना चाहिए था, अगर ओबीसी का वोट चाहिए था तो नहीं किया। क्यों नहीं किया? पंडित जी नाराज, पंडित जी नाराज नहीं होने देना, पंडित जी को नहीं किया, ईवीएम पर नहीं बोलना, पंडित जी नाराज हो। वो लोग यूजीसी लाए और आरएसएस ने ही ब्राह्मणों को कहा जितना गाली दे सकते हो नरेंद्र मोदी को दो। जितने ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी के बारे में जाति सूचक कितने कितने शब्द कहे, है कि नहीं? किसी के ऊपर एफआईआर हुई? क्यों नहीं हुई भाई? आप कुछ लिख दो सोशल मीडिया में, सुबह नहीं होगी रात में उठा ले जाएगी। तो उन्होंने इतना बुरा बुरा कहा नरेंद्र मोदी जी की जाति को लेकर प्रधानमंत्री की, क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ, उन्हीं लोगों ने कहा करो। क्यों करो? अरे हमने इनको कुछ दिया, इनको पता नहीं चल रहा कुछ दिया, जब इनको पता नहीं चलेगा हमने कुछ दिया है तो हमको वोट कैसे देंगे ये लोग? इसके लिए तो पता करवाना पड़ेगा इनको। जब तुम ब्राह्मण लोग मोदी का विरोध करोगे तब बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को पता चलेगा कि मोदी ने इनको कुछ दिया। तो पता चल गया, जब वो लोग विरोध किए तो पता चल गया, पता चल गया तो हमारे लोग समर्थन में उतर गए। सरकार ने कहा काम पूरा, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार का वकील था वो बोला ही नहीं, चुप रहा, क्योंकि सरकार ने कहा बोलने की जरूरत नहीं, इनको पता चल गया हमने इनको दे दिया। अब तुम बोलोगे तो स्टे नहीं लगेगा, तुम बोलना मत तो स्टे हो जाएगा, तो बोला नहीं तो स्टे हो गया, हमको मिल भी गया और मिला भी कुछ नहीं। तो वो तो 85% पर काम कर रहे और हमारे दलों को 3% पर काम करने पर लगाए हैं, वो भी आखिरी चुनाव तक रहेंगे कि इसकी कोई ज्यादा संभावना नहीं है। सिंपल गांव के आदमी से पूछो भैया 85 ज्यादा होता है 3 ज्यादा होता है, वो सिंपल बताएगा यार 85 पर काम करो, अगर आधा भी ले लिए तब भी जो चुनाव जीत जाओ, पूरा ना मिला अगर आधा भी मिल गया तब भी चुनाव जीत जाओगे। लेकिन इनको पता नहीं कौन सी चीज सुखा दिया है, इनको लग रहा है 3 के भरोसे ही चुनाव जीत जाएंगे। तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो ये सारे हालात देश में पैदा हुए हैं, तो इसलिए हम लोगों को आज इस बात को समझने की जरूरत है और आने वाले समय में इसको लेकर गांव-गांव में संगठन बनाने की जरूरत है। ये जो फूले साहू अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है, ये केवल हमारे लिए जयंती मनाने का मकसद नहीं है कि साल में एक बार जाग गए जयंती मना लिया और
364 दिन सो गए। ये हमारे लिए मकसद है कि ये विचार गांव गांव तक पहुंचे। अगर ये विचार गांव गांव तक पहुंचेंगे तो इससे मुक्ति संभव है, इससे आजादी संभव है। तो ये विचार गांव गांव तक पहुंचाने के लिए आप लोगों को प्लान बना करके कोशिश करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या का मामला है। मान लो ईवीएम हटाना है, अगर करोड़ों लोगों का जन आंदोलन हो जाए, अगर मान लो आजमगढ़ जिले में 50,000 लोग जिला मुख्यालय पर पहुंच जाए, तो जिला अधिकारी को मिलने आपको ऑफिस के अंदर जाना पड़ेगा या हाथ जोड़कर जिला अधिकारी बाहर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्यों? जनता की ताकत है। और हाथ जोड़कर आएगा तो पूछेगा कौन नेता है इसमें, क्योंकि अपने लोग कुर्ता उर्ता तो पहनते नहीं, नेता पहचानना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो कहेगा भाई ये है राकेश जी, ये नेता है। राकेश जी नेता, अच्छा क्या है, क्या समस्या है? ये समस्या, हाँ समाधान हो गया। आप लोग शांति से केवल घर जाओ, इतनी विनती है, समाधान हो गया। इनको थोड़ा पानी वानी की व्यवस्था करो, बेचारे गांव गांव से बहुत परेशान है। जिला अधिकारी हाथ जोड़ लेगा। एक जिले में इकट्ठा होगे तो जिला अधिकारी हाथ जोड़ लेगा, और देश भर में इकट्ठा हो जाओगे तो प्रधानमंत्री हाथ जोड़ लेगा। और अगर नहीं किया समाधान तो जो देश भर में इकट्ठा रहेंगे उनका स्वाभिमान जागेगा और वो कहेंगे अच्छा इतने लोग आंदोलन किए, प्रधानमंत्री नहीं सुनना, अगली बार सुनने वाले को बना देते, इसको हटा देते, मामला खत्म। तो ये संभव है, ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। अगर इसके लिए हम लोग प्लान बना करके 2 साल 3 साल काम करें तो ये बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। इस देश में जन आंदोलन करना हो, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में, वहां थोड़ा हथियार भी लोगों ने उठाया। इधर हथियार की जरूरत नहीं है, अरे हाथ झुलाते हुए खड़े हो जाओ बस। संविधान जो है बिना शस्त्र के इकट्ठा होने की सहमति देता है, अधिकार देता है। हथियार गोला बारूद की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में संख्या बल ही बहुत है। आपके पास संख्या की ताकत होनी चाहिए और सही तरीके से बोली बोलना आना चाहिए, तो आप बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग कोशिश करेंगे। इस आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।